नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, किसी भी रचना कर्म के लिए समकालीनता की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यहां तक कि काल जयिता भी इसकी मांग नहीं करती है। समय में रहते हुए, समय को गढ़ते हुए, समय के पार चले जाना जरूर किसी भी रचना के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। तमाम कालजयी रचनाएं भी यही साबित करती आई हैं। इसलिए वर्तमान की उपेक्षा करना, उसे नकारना या उसे कम आंकना न तो साहित्य में वांछनीय है और न ही मनुष्यता के लिए। इस छोटी सी टिप्पणी के साथ पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे फरमाइशी लेखन का बढ़ता चलन कितना घातक है। इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं ज्योतिष जोशी, अनीता भारती और संजय कुंदन। दूसरी आवाज में वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज बता रहे हैं कि साहित्य का एक काम याद करना और याद दिलाना भी है। फरमाइशों पर कविता कहानियां लिखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये प्रचलन नया रूप धरता जा रहा है। इसमें अब संपादकों के साथ साथ प्रकाशक भी शामिल हो गए हैं और उनका एजेंडा है बिकाऊ विषयों पर लिखवाना और नोट छापना। भूत प्रेत से लेकर कामुक विषयों पर केंद्रित रचनाएं लिखवाकर वे ऐसा कर रहे हैं और लेखकगण लिख भी रहे हैं। सवाल उठता है कि इस प्रवृत्ति का साहित्य पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने आलोचक ज्योतिष जोशी, जानी मानी कवयित्री और कथाकार अनीता भारती और जाने माने कवि संजय कुंदन। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। अनीता जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है, हालांकि ये हम सब जानते हैं कि फरमाइशी लेखन कोई आज की बात नहीं है। होली दिवाली पर मांग की जाती है लेखकों से कि भाई खास तरह की रचनाएं दीजिए, और लेखक कवि देते भी हैं। लेकिन हाल के दिनों में, वर्षों में ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि कुछ इस तरह के प्रकाशकों का दबाव या आग्रह होता है कि जो बिकाऊ माल हो सकता है उस तरह के बिकाऊ विषयों पर लिखा जाए। इस प्रवृत्ति को आप किस तरह से शेप लेते हुए देख रही? धन्यवाद मुकेश जी और ताना बाना। आप ठीक कह रहे हैं कि मैं खुद अगर अपनी व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो मुझ पर भी बहुत प्रेशर है लिखने का। हालांकि मैं लिख नहीं पा रही क्योंकि मेरे कुछ प्रशासनिक इशू है और मैं एक सीनियर पोस्ट पर हूं। तो मैं जब मुझे कोई लिखने को कहता है तो मैं एक बार में कोई किताब नहीं पढ़ पाती, और मैं कभी ऑटो में, कभी मेट्रो में, या कभी मुझे आधा घंटा खाली मिला उसमें कंटिन्यूटी में पढ़ नहीं पाती और इसलिए लिख भी नहीं पाती मैं, क्योंकि लिखने के लिए तो आपको लगातार पढ़ना ज़रूरी है। तो कई बार ये दबाव इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ी तनाव सा महसूस होने लगता है। बार बार ये मन में आता है मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, ये छूट गया, ये कैसे करूँ। तो और ये उसी तरह की ज़्यादातर मुझे लगता है कि कई बार हम विशेषांक होते हैं, जैसे कोई महिला विशेषांक हो गया, दलित विशेषांक हो गया, या किसी राइटर्स पर विशेषांक हो गया। तो ये तो एक उसकी तो एक सीमा होती है कि हमने एक विशेषांक 6 महीने के लिए किया तो उसमें आप अपने विषय के एक्सपर्ट होते तो चीज़ें चल जाती हैं कि आपका दिमाग उस तरफ होता है। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आपका वो फील्ड नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि मैं दलित साहित्य से हूँ, लेकिन मेरा जो गैर दलित साहित्य में मैं अपनी चॉइस से किताबें पढ़ती हूँ कई बार। लेकिन जब मुझे कोई किताब, जैसे कि अगर मुझे कहा जाए आप इस पे लिखो, और हालांकि पिछले दिनों बहुत हुआ कि कुछ किताबें मेरे पास आई जो कि जो मेरा विषय नहीं है, लेकिन जब मुझे कहा जाता है पढ़ो, क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं हमारे, क्योंकि हमारे सब जानकार हैं, तो एक बड़ी दुविधा सी उत्पन्न हो जाती है कि हम क्या करें। तो कई बार ऐसा होता है कि दो तरह की किताबें होती है। तो जो आप जो कह रहे हैं वो बात जो प्रकाशक देते हैं लिखने के लिए, और एक वो जो व्यक्तिगत तौर पे आते हैं कि प्लीज़ आप इसको करिए। तो जो व्यक्तिगत होती है वो भी उतनी ही तनाव देती है जितनी कि कोई पब्लिशर जो है वो करता है। तो मुझे लगता है कि ये एक मुझे लगता है कि इस प्रवृत्ति के लिए क्या कहें, क्योंकि वो अपने दोस्त भी होते हैं और कुछ कहना थोड़ा मुश्किल होता है। उनके दिल की भावनाएं जुड़ी होती है, हमारी भी भावनाएं जुड़ी होती हैं।
तो मुझे लगता है कि थोड़ा इस प्रवृत्ति में थोड़ा ज़्यादा चलन हुआ है, और लोग जब ये कहते रहते हैं लिखो तो उतना ही कम लिखा जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। जी मेरा मानना है कि और कम लिखा जाता है। जी। कुंदन जी, इसमें दो तरह का, एक तो आग्रह होता है कि भाई अच्छी पत्रिका है, अच्छे लेखकों से, कवियों से अच्छी रचनाओं की अपेक्षा हर संपादक को होती है और वो उनसे आग्रह करता है। उसका ठीक है, थोड़ा बहुत दबाव भी लेखकों पर बन जाता है कि वो समय की कमी है या दूसरी व्यस्तताएं हैं जिनकी वजह से नहीं लिख पा रहा है, और इस तरह चीजें भी कई बार उसमें भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन एक दूसरा तरह का दबाव, दूसरे तरह का की फरमाइश में, जो जब फरमाइश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा हल्केपन के संदर्भ में है। जैसे एक मित्र हैं जिनसे कहा गया कि इरोटिक कहानियां लिखिए, और उनसे लिखवाई गई, वो लिखना नहीं चाहते थे फिर भी उन्होंने लिखी। इसी तरह से भूत प्रेत पर कहानियां लिखवाई जा रही। तो मैं इस तरह के जो पॉपुलर टॉपिक्स हैं उस पर लिखने लिखवाने की जो कोशिशें होती हैं, उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये जो डिमांड की जो राइटिंग है, ये मुझे लगता है कि पश्चिम में जिस तरह से बाजार का दबाव बढ़ा है, फिक्शन राइटिंग में ये खास तौर से शुरू हुआ है। इधर क्या हुआ है हाल में, देखिए कि बाजार के अनुरूप, कि बाजार में कितनी कौन सी चीजें बिक रही हैं, इसके हिसाब से बड़े प्रकाशकों ने आ, इस तरह की चीज को एक तरह से बढ़ावा दिया है। कई प्रोजेक्ट इस तरह से दिए जा रहे हैं आज पश्चिम में, अंग्रेजी में खास तौर से ये चीज बहुत ज्यादा है और इधर लगातार बढ़ी है। जो बड़े पुरस्कार हैं और जो बड़ी बड़ी फेलोशिप है, वो उसके पीछे के जो लोग हैं, उसके जो कर्ता धर्ता हैं, वो इस तरह से लॉन्च करते हैं, वो एक विषय फेंकते हैं। उन्हें लगता है कि पाठक किस तरह के विषय को पसंद कर रहा है। वो बाकायदा इसका रिसर्च कराते हैं कि युवा को क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर वो इरोटिक पढ़ना चाहते हैं तो क्यों ना हम बड़े लेखकों से इरोटिक लिखवाएं, और इसके लिखवाने के लिए वो एक परोक्ष दबाव डालते हैं। वो एक प्रोजेक्ट दे देंगे कि ठीक है आप लिखिए, मैं आपको इतने करोड़ रुपए मिलेंगे, आप लिखिए। या जो बड़े पुरस्कार होते हैं वे उस तरह की फिक्शन को पुरस्कृत करते हैं, तो एक दबाव पैदा होता है दूसरे लेखकों पर भी कि अगर हम इन चीजों पर लिखेंगे तो शायद हमें मिले। तो मुझे लगता है कि ऑन डिमांड राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यह पश्चिम से इसको हवा मिली है और धीरे धीरे ये हमारे यहाँ भी आ रहा है। और अभी कई हिंदी के भी कुछ प्रकाशक इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं और उनका वो अपनी संभावना देखते हैं वेब सीरीज में, फिल्मों में। वो इस तरह से लिखवाने की कोशिश करते हैं कि यह जो किताब है इस पर वेब सीरीज बन जाए, आगे चलकर इस पर फिल्म बन जाए। तो वह एक तरह से परोक्ष दबाव वो भी लेखकों पर पैदा करते हैं और सीधे सीधे भी करते हैं, जिसका एक उदाहरण आपने दिया है। लेकिन मैं इसका एक और संदर्भ देखता हूं, खासकर मैं अपने अनुभव से जो महसूस करता हूं कि मांग पर लिखना उतनी बुरी चीज भी नहीं है, उतने उसको मैं हे दृष्टि से नहीं देखता हूं। कई बार क्या होता है कि विचार की भी एक मांग होती है। जैसे मैं अपना उदाहरण आपको देता हूं कि मैंने मांग पर लिखा है। देखिए, मांग पर ये लेखक को तय करना होता है कि वो किसकी मांग से चलेगा, बाजार की मांग से या किसी और चीज की मांग से। जैसे मैं वैचारिकता की मांग को महत्व देता हूं। अभी कुछ दिन पहले हिंदी के एक वरिष्ठ कवि और संपादक और आलोचक ने मुझसे मैसेज करके पूछा कि क्या आपने बुलडोजर पे कोई कविता लिखी है तो दीजिएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लिख दीजिए, उन्होंने ये कहा कि अगर आपने लिखी है तो दीजिए। तो मेरे ध्यान में आया कि हाँ, यह एक महत्वपूर्ण विषय है और मैं उस पर सोच भी रहा था, मुझे लिखनी चाहिए इस पर। और मैंने 1 से 2 दिन के भीतर वो कविता लिखी और उनको दे दी। आपको मैं बता रहा हूं कि इन दिनों पटना इप्टा मेरा एक नुक्कड़ नाटक कर रहा है, वह बिल्कुल मांग पर लिखा गया। अभी भारत सरकार ने कुछ समय पहले फौज में अग्निवीर स्कीम लाई थी और उसके विरोध में आंदोलन युवाओं का शुरू हुआ था। तो मुझे एक वरिष्ठ निर्देशक ने कहा कि क्या इस आंदोलन में हम नाटक करना चाहते हैं, आप एक नुक्कड़ नाटक लिख देंगे? तो मैंने लिख दिया उस पर और वो नाटक हो रहा है। इसी तरह से लव जिहाद का जिस तरह से दुष्प्रचार किया गया और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उसका प्रचार किया जा रहा था, तो कई मित्रों ने कहा कि आपको इस पर एक नाटक लिखना चाहिए। तो मैंने उस पर एक नाटक लिखा। तो मैं इस तरह से मांग पर लिखने को गलत भी नहीं मानता हूं, अनैतिक भी नहीं मानता हूं। फिर वही है कि आप किस मांग पर लिख रहे हैं। क्या आपका उद्देश्य व्यावसायिक है या आप जो जिस सरोकार के लिए लिख रहे हैं उस सरोकार से जुड़ा कोई मांग आती है तो उसमें लिखने में कोई गलत नहीं।
जी, तो ज्योतिष जी आप अपने को अनम्यूट कर लिए। मैंने शुरू में ही स्पष्ट किया था कि एक मांग संपादकों की तरफ से आती है और दूसरी मांग आती है प्रकाशकों की तरफ से, बाजार की तरफ से। यहाँ आपको फर्क करने की जरूरत है। मैं दूसरी मांग को फरमाइशी लेखन के संदर्भ में देख रहा हूँ। पहला तो ठीक है, पत्रिका के लिए लिखना है, अच्छी रचनाएं चाहिए, अच्छी पत्रिका बनानी है, अच्छे लेखन को प्रोत्साहित करना है, अच्छे लेखकों को प्रोत्साहित करना है, तो वो वहां पर एजेंडा दूसरा होता है और एक दूसरा एजेंडा हम प्रकाशकों और बाजार का देखते हैं। क्या इसको फर्क करके ही हम फरमाइशी लेखन को देखें? देखिए, आपका जो विषय है ये बड़ा व्यापक है। मांग बहुत सारी चीजों को निर्धारित करती है और कुंदन जी ठीक कह रहे हैं कि पश्चिमी समाज में मांग पर लिखे जाने की परंपरा रही है और उसको बहुधा बाजार निर्धारित करता है। लेकिन अपने यहाँ ही देखें, अगर पिछले 100-125 वर्षों पहले ही देखें तो अनेक पत्रिकाओं ने मांग पर संस्मरण लिखवाना शुरू किया, रेखा चित्र लिखवाना शुरू किया। डायरी और यात्रा वृतांत नाम की विधाएं विशाल भारत में, माधुरी में, सरस्वती में आई और धीरे धीरे उन्होंने विधागत शक्ल ली। इसी तरह से प्रकाशक होते हैं, संस्थाएं होती हैं, अनेक ऐसे संगठन होते हैं जिनकी एक अपेक्षित मांग होती है कि इस विषय पर लिखा जाए। मांग अपने समय की भी होती है कि इस तरह की चीज़ों का चलन है, इस तरह की विधा का, इस तरह की प्रवृत्ति का, उस पर लेखक लिखे। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं स्वयं महसूस करता हूँ, हालांकि ये मैं अब भी कहूँ कि बहुत बार ऐसा लेखन सार्थक लेखन हो जाता है जो मांग पे आधारित होता है। अब सृजन सरोकार का एक अंक आया कुछ महीने पहले, पिछले साल मुझसे कहा गया, राजेंद्र कुमार जी इलाहाबाद वाले उसका संपादन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी पर एक लेख चाहिए। हमने समय निकाल कर 1-1.5 महीने अध्ययन करने के बाद गांधी जी पर एक लेख लिखा, और अगर वो दबाव न होता, मांग न होती, तो संभव था कि वो न लिख पाता। तो बहुधा आपकी सृजनात्मकता की सार्थकता मांग से भी निर्धारित होती है, और एक सबसे बड़ी मांग आपकी आत्मा की होती है। आत्मा चाहती है, एक आपके भीतर की चाहना होती है, आकांक्षा होती है कि हम इस विषय पर, इस प्रसंग पर, इस प्रश्न पर लिखें। वो चाहना न हो तो फिर वो भावित्री प्रतिभा हमारे भीतर बनी रह जाएगी और कार्यत्री प्रतिभा सक्रिय ही नहीं होगी। तो चाहना तो हमारे भीतर से ही उमगती है, और हम महसूस करते हैं एक लेखक के नाते, अगर हम में संवेदना है और सही अर्थों में हम कोई बनावटी या कृत्रिम लेखक नहीं हैं, अपने समय, समाज और परिस्थितियों से हम संचालित होते हैं, हमें जीवन की यति गति प्रभावित करती है, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर जो चाहना होती है, आकांक्षा होती है, जो तड़प होती है, उसके अनुसार हम सक्रिय होते हैं और जिस भी विधा में होते हैं, कविता में हो, कहानी में हो, उपन्यास नाटक में हो, या आलोचना या विचार का पक्ष हम चुने, उसमें सक्रिय होकर काम करते हैं। संजय जी ने बिल्कुल सही बात कही और जाहिर है जिन परिस्थितियों से प्रेरित होकर इन्होंने नाटक लिखे या कविता लिखी, वो परिस्थितियां फैशनेबल डिमांड जिनको कहें, प्रचलनात्मक मांग, वो उतना नहीं था जितना इनके भीतर की चाहना से वो उपजी हुई रचनाएं थी। तो असल बात मुकेश जी ये है कि किस व्यक्ति से किस तरह की अपेक्षा की जाती है, उसकी सोच का दायरा क्या है, वैचारिक रूप से वो कितना समृद्ध है, सुदृढ़ है,
उसमें अपने समय और समाज से टकराने की क्षमता है कि नहीं है, या स्वयं से लड़ सकने की कुव्वत है कि नहीं है, उसके भीतर सपना भी है कि नहीं है जिसके लिए वो जी रहा है। बहुधा किसी भी लेखक के लिखने का संबंध उस सपने से, उस चाहना से, उस आकांक्षा से, उस जी तड़प से जुड़ता है जो अपने समय, समाज और परिस्थितियों से प्रेरित होकर काम करता है। लिखना, पढ़ना, छपना, प्रसारित होना या दृश्य में आना, ये जब से शुरू हुआ है तब से मांग का चलन भी बढ़ा है। और अर्थशास्त्र में तो मांग और पूर्ति आपूर्ति का सीधा संबंध है, उसका तो अध्याय है। तो ये तो चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। सीधी जी बात यह है कि कौन लेखक अपने प्रति, अपने समय समाज के प्रति और स्वयं अपनी आत्मा के प्रति कितना गंभीर है। जी। तो अनीता जी, ये एक तरह से लेखकों, साहित्यकारों की आचार संहिता का मामला हो गया, आचरण का मामला हो गया। लेकिन जो हमारा परिवेश होता है जिसमें बहुत सारी चीजें घटित होती रहती है, उसका असर, उसका हिस्सा है लेखक भी। उस पर तो दबाव पड़ता है ना। अगर चारों तरफ के प्रकाशक उस तरह की चीज मांगने लगेंगे तो आखिरकार तो वो प्रकाशकों पर निर्भर भी है, उसे समझौते भी करने पड़ सकते हैं इस तरह की चीजों पर। और लिख रहे हैं लोग, मतलब मैं जब कह रहा हूं कि लोगों ने इन विषयों पर लिखा है तो वो अच्छे लेखक हैं, प्रतिष्ठित लेखक हैं, उनमें उन लेखकों ने लिखा है। ये क्या साहित्य में एक तरह का प्रदूषण फैला रहा है, इस तरह की मांग जो पैदा की जा रही है? देखिए संजय कुंदन जी ने जो कहा, मैं सहमत हूँ उस बात से कि जब आप अपने कंसर्न से लिखते हैं, जब आपको चीज़ें अपनी जैसे कि ज्योतिष जी कह रहे हैं कि अपनी आत्मा से निकल कर आते हैं, वो एक अलग तरह की राइटिंग होती है। और उसमें मुझे लगता है कि आपका क्रिएटिव पक्ष भी निकल के आता है, क्योंकि आप सोचने की अलग अवस्था में होते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, आपने उस चीज़ को। लेकिन जब आपसे ये कहा जाता है, जैसे आप कह रहे हैं समय की डिमांड जो है, जब आप डिमांड की बात करते हैं तो आपको अपने आप को लाना पड़ता है उस जगह पे। आप होते नहीं हो, आपको खींच के लाना पड़ता है अपने आप को। और मुझे लगता है जब खींच के लाया, जैसे आप कह रहे इरोटिक कहानियाँ, अगर किसी को दलित कहानियाँ चाहिए तो आज ही लिखो, 10 दिन में लिख के दो। ऐसा भी हुआ है कि हम एक दलित विशेषांक निकाल रहे हैं, हमें आपकी एक कहानी ही चाहिए। अब ये बहुत मुश्किल काम है कि आप 10 दिन में कैसे कहानी लिखोगे, आपको नहीं लिख सकते हो आप, जब तक कि कोई आप कुछ लेखकों में ये हुनर होता है। हाँ, ये कुछ लेखकों में ये हुनर होता है। एक प्रसंग मुझे याद है कि कमलेश्वर जी को राजेंद्र यादव जी ने और एक किसी ने कमरे में बंद कर दिया कि आज ये कहानी चाहिए, और वो 2-3 घंटे बाद निकले एक कहानी के साथ, एक अच्छी कहानी के साथ। जी, आप इसको कह सकते हैं, कुछ लोगों में ये होता है गुण कि वो पूरे समय राइटिंग करते हैं, पूरे समय ही राइटिंग करते हैं। एक खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा। ऐसा बहुत लोगों का मैंने देखा है। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है क्रिएटिविटी के लिए जो है वो एक अलग स्पेस होता है, और वो स्पेस जो है ना, वो डिमांड से नहीं बनता है। बहुत बार वो एक, अगर हम कहें कि अभिव्यक्ति जो है वो स्वतः भी होती है। और हम, ये बेशक सही है कि कई बार डिमांड से चीज़ें हो जाती हैं, फोर्स से चीज़ें होती हैं, और कई बार हम खुश भी होते हैं कि चलो आपने इतना फोर्स किया, हमने लिख दिया, अच्छा ही हुआ, ये मन में खुशी भी होती है। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि जो बाजार की जो डिमांड है, जैसे बहुत सारे उपन्यास आए, अभी पिछले दिनों बहुत सारे उपन्यास आए हैं और बहुत सारे कविता संग्रह आए हैं। अब उन पे जो प्रेशर है, उन पे लिखने का जो प्रेशर है, क्योंकि आजकल ये भी मान लिया गया, अगर कोई संग्रह आता है, कोई उपन्यास आता है, कोई अगर उस पर कोई नहीं लिखता तो वो अच्छा नहीं है। ये एक अजीब सी धारणा बनी है, क्योंकि पाठक को हम भूल जा रहे हैं कि पाठक एक वर्ग ऐसा है, वो पढ़ता है, उसको समझता है, और वो उसको मतलब एक जो फोर्स राइटिंग है वो उसको लिखवा करके फेमस करने का,
पाठक की चॉइस इसमें गायब होती जा रही है थोड़ी सी, कि पाठक को हम स्पेस दें कि वो पढ़े, वो 4 ही शब्द लिखे लेकिन वो लिखेगा। लेकिन पहले से एक किताब की तारीफ आ जाती है तो सब लोग उधर लपक जाते हैं, फिर दूसरी की आती है, फिर तीसरी की आती है। और राइटर्स का तो आजकल हो गया, एक किताब लिख ली तो वो 50, 60, 100, जब तक कि आंख में आके घुसा के बिल्कुल बता नहीं देगा ये मेरी किताब है, अवार्ड तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसको चैन भी नहीं पड़ता। तो ये एक बड़ी विडंबना सी है कि आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो लोग पढ़ेंगे, सराहेंगे लोग। नहीं तो अनिता मुझे जी, लगता ये है तो ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष तो ये है ना कि आप पाठकों की चॉइस की बात कर रही हैं। बाजार आपको बता रहा है कि पाठक ये पढ़ना चाहता है, इरोटिक पढ़ना ऐसा भी चाहता है, नहीं भूत है। प्रेत मैं पढ़ना चाहता है, हल्की फुल्की मुकेश जी, प्रेम ऐसा भी कहानियां पढ़ना चाहता है, और वो मुझे लगता लिखवा है रहा है लेखकों जी, से। जी वो लिखवा रहा है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए मुझे बाजार कुछ कह रहा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो स्त्रीवाद में, तो मैं पूरी चीज़ें नकार के अपने वो बुक्स ढूंढ के आई हूँ बुक नहीं फेयर अनिता में, जी, मैं है व्यक्तिगत ना। स्तर पे बात नहीं कर रहा हाँ हूँ, नहीं, एक व्यक्तिगत सामान्य। नहीं, मैं जी सामान्य की बात कर रही हूँ कि अगर जिसका भूत प्रेत में इंटरेस्ट होगा, वो चाहे प्रचार कितना भी प्रचारित करे या ना, किताब वो ढूंढेगा उन किताबों को और पढ़ेगा, है ना। आप प्रेमचंद को प्रचारित मत करिए, लेकिन वो लोग गांव देहात से प्रेमचंद लेने आते हैं, वो पढ़ने ही आते हैं, वो आपके बाजार के चक्कर में नहीं आएंगे। पाठक जो होगा बहुत बार आ सकता है, लेकिन बहुत बार उसकी अपनी चॉइस होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आंखों में धूल झोंकने की कोशिश बहुत होती है, जो हम कहेंगे ना पब्लिशर्स की, कि वो बताएंगे ये बेस्ट है, ये इसकी इतनी प्रतियां बिक चुकी हैं, हज़ारों प्रतियां बिक चुकी है। लेकिन बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जो किताबें अच्छी होती हैं वो अपने आप से रिकॉग्नाइज होती हैं, और वो लोग पढ़ते जी हैं, बेशक उनके बारे में कोई लिखे या ना लिखे कोई। कुंदन जी मतलब मैं केवल इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, इरोटिक या भूत प्रेत। ये भी देखा जा रहा है कि चूंकि इस समय कुछ इस तरह के विवादास्पद विषयों पर पाठकों की निगाहें ज्यादा हैं। इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, अब मध्यकालीन हो या थोड़ा प्राचीन इतिहास हो, उसको महिमा मंडित गौरवान्वित करने वाले उपन्यास या कहानियां लिखी जाएं, ये लिखवाई जाएं। इसकी भी एक ट्रेंड हम नया देख रहे हैं। इसको भी क्या इसी से जोड़ के देखा जाए कि ये बाजार की डिमांड, बाजार अपने आप ये कुछ कह रहा है कि ये बिकेगा माल, ये इस तरह का उत्पाद बनाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। ये ऐसा चल रहा है, ये बाजार को मतलब मैंने कहा ना कि पश्चिम में ये चीज बहुत मजबूत हो चुकी है। हिंदी के लिए ये नई चीज है थोड़ी, ये बात सही है। कई नई पीढ़ी के लेखक ऐसे आए हैं जिनके लिए कोई सरोकार बहुत मायने नहीं रखता है, और मुझे लगता है कि आपको आज के पैनल में बिल्कुल किसी नए लेखक को बुलाना चाहिए था, जो नई पीढ़ी का है, उसकी राय भी जाननी चाहिए। हम लोग जिस पीढ़ी के हैं, हम लोग जिस तरह से आए हैं लेखन में, हम लोग के पीछे एक सरोकार, एक प्रतिबद्धता, एक विचार महत्वपूर्ण है। लेकिन आज एक विचारहीन पीढ़ी आई है, यह बात बिल्कुल सही है, और बाजार विचारहीनता को पर केंद्रित होता है। विचारहीन पीढ़ी उसको बड़ी पसंद आती है। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ऐसा हिंदी में हो ही रहा है। मैं तो कह ही रहा हूं कि एक दो प्रकाशक आए हैं ऐसे जिन्होंने बड़ी योजनाबद्ध ढंग से नए लोगों को में यह महत्वाकांक्षा जगा दी है कि अगर आप लिखेंगे तो आप बेस्ट सेलर होंगे। जैसे बेस्ट सेलर क्या है बताइए, हिंदी में पहले बेस्ट सेलर था क्या? आज से 2 दशक पहले बेस्ट सेलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन इधर आप देखिए, आप अक्सर फेसबुक पर पाएंगे कि एक लेखक अपने को यह बता रहा है कि देखिए आज अमेजन की रेटिंग में हमारा उपन्यास यहां पहुंच गया। ये रेटिंग क्या होता है? रेटिंग बिल्कुल बाजार की चीज है, और साहित्य में कभी रेटिंग जैसी कोई चीज थी नहीं, लेकिन अब आ गई है, अब आ रही है धीरे धीरे। अब अमेजन पर लोग रेटिंग दे रहा है। उसके बाद फिर इस तरह की ये बेस्ट सेलर हो गई। बेस्ट सेलर की सूचियां पता नहीं कौन जारी कर रहा है, लेकिन कर रहा है। अब वो कितना विश्वसनीय है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह प्रभावित तो कर ही रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह से ये चीजें हिंदी में आ रही हैं धीरे धीरे। इसका स्वरूप आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों के लिए ये चीजें बिल्कुल नहीं है, और हम लोग इससे अपने को यथासंभव बचा करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके विरुद्ध लड़ भी रहे हैं। तो यह एक है। अब आगे क्या होगा मुझे इसका कोई अभी अंदाजा नहीं है। ज्योतिष जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर ये हो रहा है तो इसका असर क्या पड़ रहा है, तो इसका लेखकों पर और पूरे साहित्य पर। देखिए मुकेश जी, आपके समक्ष कुछ भी घटित होता है वो उसका असर तो पड़ता ही है। और संजय जी जो कह रहे हैं और अनीता जी भी जो अपनी चिंता व्यक्त कर रही थी,
उससे मैं सहमत हूँ। और कई बार हमें स्वयं लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, वो काम बाजार के मूल्य से निर्धारित नहीं होता। उस काम का कितना मतलब निकलेगा, क्या होगा, कितने लोग पढ़ेंगे। अच्छा, वैसे भी हम लोगों का काम मुख्य रूप से आलोचना का है, तो आलोचना तो वैसे ही नहीं पढ़ी जाती। जहाँ रचना रचना ही नहीं पढ़ी जाती, तो आलोचना कौन पढ़ेगा, और रचना के बाद ही आलोचना आती है। तो ये संकट तो बहुत बड़ा है, और ये संकट देखिए, केवल मांग पर आधारित लेखन करवाकर एक विशेष किस्म की प्रचलनवादी संस्कृति बनाने की ही नहीं है। यह उस बड़ी अब संस्कृति का हिस्सा है, जहां जीवन में कोई मूल्य ही न रह जाए। ये उसी तरह के लेखन की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है, और एक बड़े समाज को उसमें प्रवृत्त किया जा रहा है। और संजय जी ठीक इशारा कर रहे हैं कि युवाओं में एक सनक पैदा की जा रही है, और ख़ास तौर पे इधर जो सोशल मीडिया के नाम पर नाना तरह के तमाशे हुए हैं। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति कवि हो जाता है, लेखक हो जाता है, वो बड़ा विचारक हो जाता है। हिंदी में कई ऐसे प्रकाशक हैं जो बेस्ट सेलर के खिताब दे रहे हैं, और नई हिंदी का चलन बढ़ गया है। वो कौन हिंदी है मैं नहीं जानता, मैं स्वयं ये नहीं मान पाता, मैं समझ पाता हूँ कि वो कौन सी हिंदी है। तो यह जो सनक पैदा की जा रही है मांग पर आधारित लेखन के जरिए, और उसमें उन विषयों को और उन प्रवृत्तियों को हवा दी जा रही है जो शुद्ध रूप से प्रतिगामी हो, और उससे एक मूल्य विपर्य की स्थिति पैदा हो। जैसे अहिंसा एक मूल्य नहीं है, हिंसा एक मूल्य है। प्रेम एक मूल्य नहीं है, अप्रेम एक मूल्य है। यह जो मूल्य विपर्य का दौर आया है, जिसमें विचार का, विचारधारा का, सांस्कृतिक सजगता का, आत्मिक दायित्व का, सामाजिक जवाबदेही का कोई मायने मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ सस्ते उद्यम में मनोरंजन को देखना है, क्षणवाद को बढ़ावा देना है। और यह स्थिति सचमुच मुकेश जी, अब जाके ये बहस उस बिंदु पर आई है जिससे चिंतित होकर आपने ये परिसंवाद आयोजित किया है। और उससे स्वयं मैं बहुत चिंतित हूँ कि हमारे युवा जिस तरफ भाग रहे हैं, जिस क्षणजीविता को अपनाकर प्रतिगामी हुए जा रहे हैं, कल की उन्हें चिंता नहीं है, अपने समय समाज की चिंता नहीं है, मूल्यों की चिंता नहीं है। यह सचमुच बहुत क्षुब्ध करने वाला है, और हम सबकी एक बड़ी जवाबदेही बनती है कि लिखने पढ़ने के साथ साथ समाज को प्रेरित और जागृत करने के साथ साथ उन युवाओं को भी दिशा देने का प्रयत्न करना चाहिए, जिनके हाथ में कल कलम होगी और वो हमारे समाज और संस्कृति की तकदीर लिखेंगे। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, और ये इस चर्चा के माध्यम से आपने वो चिंता पैदा कर दी है। मैं उससे सहमत हूँ। जी बिल्कुल। अनीता जी, ये एक तरह की घुसपैठ जिसका जिक्र कुंदन जी भी कर रहे थे कि पॉपुलिज्म, पॉपुलैरिटी के नाम पर, कि लोकप्रियता, जैसे हाल के वर्षों में ये बहस भी चल रही है कि पल्प लिटरेचर को मान्यता दे दी जाए, उसे स्वीकार कर लिया जाए, साहित्य का हिस्सा बना दिया जाए। क्या ये कमोबेश यही है कि बाजार एक तरह का दबाव लेखक समाज पे बना रहा है कि अगर आप पॉपुलर नहीं हैं, अगर आप बिकाऊ नहीं हैं, तो आप लेखक भी नहीं हैं, साहित्यकार भी नहीं। धीरे धीरे ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, और ये जो राइटिंग ऑन डिमांड, ये उसी का हिस्सा है। जी मैं आपसे सहमत हूँ मुकेश जी। पहले तो मुझे लगता है जो बात संजय जी ने उठाई थी
मुझे लगता है कि जो दौर है ये, जैसे कि मैं एक किताब का नाम लूँ, राजकमल प्रकाशन की, उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक पांडे ने लिखी है। और वो जिस तरीके से कश्मीर पर और अम्बेडकर पर और इस पे सनसनीखेज तरीके से लिखते हैं, तो जो आपका इशारा मुझे वहाँ फिट लगता है। क्योंकि ये तो हमारे, देखिए, दक्षिणपंथी लिखे तो हमें समझ में आता है कि वो बाजार के या जो विचारधारा से प्रभावित होकर लिख रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक विचारधारा में अपने आप को डूबा हुआ पाता हो और फिर भी वो इस तरीके से लिखे कि आपको लगे कि ये असल में ये दक्षिण पंथ के करीब है, ये एकदम राइटिंग वही है ना, लेकिन आप उसको वामपंथ के नज़रिए से देख करके लिख रहे हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि जो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस किताब पे लिखा हुआ है 10,000 प्रतियां बिक चुकी हैं। उस जो कश्मीर नामा या अम्बेडकर गांधी, उस पे पीछे लिखा हुआ एक लाइन पे कि इस किताब की 10,000 प्रतियां बिक चुकी है। मतलब क्या है इसका, 10,000 प्रतियां बिक चुकी है, इसका मतलब यही है ये किताब बेस्ट सेलर है, आप इसे पढ़िए, इसमें उल्टा सीधा इतिहास हो कोई बात नहीं, लेकिन ये किताब बिक रही है, बाजार में कमाई जा रही है, इससे बहुत पैसे कमाए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि जो इतिहास को पलटने की बात है, जो तोड़ फोड़ करके, तोड़ मरोड़ के इतिहास देने की बात है, वो वही है कि आज के दौर में जो हमारे मूल्य थे, जो ज्योतिष जी बोल रहे हैं कि जो समानता का जो उल्टा असर हो रहा है, बजाय हम समानता की तरफ चले, हम असमानता को प्रश्रय दे रहे हैं। हम बीच में जो एक खाई पैदा करें, वो हमारी पीढ़ियों ने ये खाई को पाटने का कोशिश किया कि लोग करीब आए, लोग इक्वलिटी के लिए लड़े। लेकिन अभी जिस तरह का प्रश्रय मिल रहा है साहित्य को, उससे लगता है कि स्त्रियों के प्रति घृणा हो, दलितों के प्रति घृणा हो, जो वंचित तबका उसके प्रति ना हो। तो इस तरह के साहित्य को, और ये जो पल्प साहित्य, मुझे लगता है कि वो उसी तरह का साहित्य है। क्योंकि आप पढ़ेंगे, जो हमने भी अपने बचपन में ये सब पढ़े हैं ये, लेकिन उसमें जो एक हम ये कहेंगे कि आप कल्पना करिए कि आप प्रेमचंद को पढ़ते हो और एक आप जो येलो साहित्य वो पढ़ते, क्या फ़र्क पाते हैं उसमें। वह अगर बच्चों को हम उस तरह का साहित्य देते हैं, वो एक चलताऊ साहित्य है, वो आप ऐसे मनोरंजन के लिए तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको साहित्यिक गुण विकसित करना है, आपको समाज को समझना है, आपके समाज, तो आपको ऐसा लिटरेचर जो है वो लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है क्योंकि व्हाट्सअप की दुनिया आ चुकी है, व्हाट्सअप अपने आप में यूनिवर्सिटी बन चुका है, तो पब्लिशर ये नोट करे कि व्हाट्सअप पे जो चीज़ें चलती हैं, जो लोगों को पसंद आती है, वो यही है, उनको ऐसा लगता है, तो इसलिए वो इस तरह का साहित्य प्रमोट, और इस तरह के राइटर भी आ रहे हैं। तो वो तो देखिए, मैं ये कहूँगी कि एक तरफ तो ये अलग साहित्य, लेकिन हमारे आजकल जो राइटिंग हो रही है, हमारे साहित्यकार जो बहुत ज़्यादा अपना प्रचार भी करते, उसमें भी वही चीज़ें हैं, उसमें भी जो है वो इरोटिज़म और ये सब चीज़ें हैं। तो लोग, मतलब ये हमें अब इस समय हमें ये भी फ़र्क करना पड़ेगा कि बाज़ार ने हमारे साहित्यकारों में भी सेंध लगा ली है, वो भी उस जी तरह का अपने आप अपनी खुशी से लिख रहे हैं, उनको कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, वो अपनी खुशी से लिख रहे हैं अब वो, और वो सब जाने माने स्टैब्लिश राइटर है। तो ये एक चिंता की बात है कि जब हम हमारी दिशा खुद ही मुड़ रही है, बाजार के अनुसार हम खुद मुड़ रहे हैं, हम बाजार पे बहस करें, लेकिन जा हम उस तरफ ही रहे हैं, फिर भी जानते समझते हुए। कुंदन जी, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है कि एक बड़ा वर्ग बाजार के मैदान में खिंचता चला जा रहा है, आकर्षण बहुत सारे हैं, तो वो जो गंभीर लेखन, जो सरोकारी लेखन है, वो तो हाशिए पर चला जाएगा। वैसे भी कोई बहुत उसकी स्थिति मजबूत तो है नहीं। वो बिल्कुल सही है। पूरे असल में पूरा समाज ही ऐसा हो गया है। आप देखिए कि आप सभी घरों में पहले जहाँ पत्रिकाएं आती थी, हर घर में अखबार आते थे, अब तो घरों में लोग अखबार पढ़ना भी छोड़ चुके हैं, पढ़ने की आदत ही खत्म हो गई है लोगों की। तो बाजार इतना ताकतवर हो गया है कि बाजार और जो सत्ता है, सत्ता भी यही चाहती है। तो ये पूरे समाज का ऐसा माहौल हो गया है। नहीं, पढ़ा तो जा रहा है कुंदन जी, इतनी नहीं, हजारों वही मैं हजार कह रहा हूँ, किताबें छप रही हैं, वो तो क्या पढ़ा किताब जा रहा छप है ये रही है। फर्क हो आप सकता है। देखिए, मैं एक प्रकाशन से जुड़ा हुआ हूँ, और आपको लगता है कि किताबें बहुत छप रही है, जरा पता कीजिए कि वो कितनी छप रही है। वो विजुअल में है, मतलब वो दिख रही हैं। लेकिन पहले की तरह किसी एक किताब के, अच्छी साहित्यिक किताब के कई संस्करण अब नहीं छप रहे हैं, वो मुश्किल से 100 छप रही है। अभी मैंने एक उपन्यास पर लिखा हुआ देखा 100 प्रति,
पहला संस्करण 100 प्रति, और अब पीओडी छपता है, सारी किताबें उसको कहते हैं पीओडी, यानी जब ऑर्डर आता है तो वो छापते हैं। तो अब प्रकाशन का जो पूरा व्यवसाय है वो उसको तकनीक ने एक बड़ी सुविधा दे दी है। हम 100 किताब छाप के आपको दे देंगे, एक एक 2-2 प्रति, हो गया बात खत्म। तो ये आपको लग रहा है ऐसा कि बहुत सारी किताबें छप रही हैं, बिक रही हैं, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, और बिक रही हैं तो बिकने के लिए वही सब किया जा रहा है जो जिस पर अभी पहले बात हो चुकी है। हिंदी के कई प्रकाशक नए लेखकों में यह भाव भरने में सफल रहे हैं कि अंततः कसौटी आपकी बिकना ही है, तो आप नई भाषा में लिखिए, ऐसा लिखिए जिस पर वेब सीरीज जो बात मैंने पहले कही, उसकी सफलता की कसौटी बदल गई है। बल्कि आप देखिए इधर साहित्यिक हलकों में अब ये बहस भी चलने लगी है, परंपरा को नकारने की प्रवृत्ति चली है, आप जाने बगैर पीछे की हर चीज को नकार रहे हैं। यानी प्रेमचंद कौन थे? एक लेखक ने कहा, बकायदा एक युवा लेखक का कोट है ये, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कहा हम प्रेमचंद को क्यों जाने, क्या मतलब हमको प्रेमचंद से, हम आज लिख रहे हैं, हम आज के लिए लिख रहे हैं। आप कई युवा लेखकों से बात कर लीजिए जो बड़े सुपरहिट रहे हैं, जिनका बेस्ट सेलर रहा है, उनको अपनी हिंदी साहित्य की परंपरा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, और है भी तो वो कुछ बड़े नाम है। रामचंद्र शुक्ल बेकार थे, रामविलास शर्मा बेकार थे, उन्होंने उसको पढ़ा भी नहीं है, लेकिन एक खारिज करने की प्रवृत्ति है। तो खारिज करने से आप नए स्टैंड को मजबूती दे रहे हैं कि ये लोग जो गंभीर लोग जो थे, इन लोगों का कोई समाज में महत्व नहीं था, ये लोग कमजोर लेखक थे, इनका कोई महत्व नहीं है, महत्व तो हम लोगों का है, हम लोग महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग सीधा रिजल्ट है, हमारा रिजल्ट है। यानी उपभोक्तावाद यही है ना, पूंजीवाद यही है कि जो हम कर रहे हैं उसका सीधा सामने रिजल्ट दिखाई पड़े, यानी वो बिक रही है, यही उसकी कसौटी है, वही इसकी उपयोगिता है। इन लोगों को कौन पढ़ता है? प्रेमचंद को कोई नहीं पढ़ता था, ये उन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। हम लोग जो लिख रहे हैं वो बेस्ट सेलर है, वो उस पर फिल्म बन रही है, उस पर वेब सीरीज बन रही है, तो यह असल है। तो यह जो एक अलगाव पैदा हुआ है सोशल मीडिया और इधर की टेक्नोलॉजी से, उसने इस तरह का वैचारिक संकट पैदा किया है। यानी इस तरह के गंभीर लेखन को, वैचारिक लेखन को पहले रिजेक्ट किया गया है, यानी तमाम पहले जो कुछ हुआ है वो सब गलत रहा है, अब हम लोगों को नए सिरे से लिखना है, तो नए सिरे से वही लिखना है जो बाजार चाहता है। तो ये वाकई बहुत बड़ा संकट है। इस संकट से तो लड़ाई हम सबको करनी ही पड़ेगी, और ये बहुत दुखद है, यह बात भी मैं कहना चाहूंगा कि जो गंभीर लेखन कर रहे हैं उनमें भी बहुत ज्यादा आपस में विरोध है, विचार के नाम पर, काम करने के ढंग को लेकर। मुझे लगता है कि न्यूनतम सहमति तो एक होनी ही चाहिए। ठीक है, अपना विचार आपका अलग है, तमाम लोग अलग ढंग से सोचते रहे, समाज को देखने का ढंग अलग है, लेकिन कुछ मामलों पर तो उनमें सहमति हो सकती है ना। एक बुनियादी सहमति तो हो सकती है कि गंभीर मूल्यों को, विचार को बचाना है, एक गंभीर साहित्य को जीवित रखना है, इसी नाम पर आपस में वो लोग सहमत हो जाएं। लेकिन यह भी देखकर दुख होता है कि जो लेखक हैं, जो अच्छा काम अब तक करते आए हैं, उनमें भी कोई एकता जैसी कोई चीज मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है। वो लोग भी एक दूसरे को खारिज करने और मतलब एक नकारने की प्रवृत्ति उनमें बढ़ रही है, तो वाकई संकट तो गहरा है। जी, तो ज्योतिष जी, इसके लिए, इसकी वजह से उनका भी रास्ता आसान हो रहा है जो फैशनेबल डिमांड पर लेखन करवाना चाहते हैं। बिल्कुल उनका रास्ता आसान हुआ है, और निश्चित रूप से ये आज बहुत जरूरी है कि जो भी गंभीर लेखन कर्म से जुड़े हैं, चाहे वो सृजनात्मक लेखन हो या विचारपरक या आलोचनात्मक लेखन हो, ये संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि न्यूनतम सहमति सारे लेखकों के बीच बननी चाहिए। अलग अलग भरे धाराएं हों, दलित लेखक हैं या वामपंथी लेखक हैं या गांधीवादी लेखन करने वाले, समाजवादी लेखन करने वाले, तमाम धड़े और दल मौजूद हैं, लेकिन सबका निहित उद्देश्य तो यही है कि हम समाज में समरसता पैदा करेंगे, हम भ्रातृत्व पैदा करेंगे, हम एक मूल्यवादी समाज बनाएंगे जिसमें सब लोग आपस में मेल जोल के साथ रहें, एक दूसरे से प्रेम करें, इस देश में समृद्धि आए, और इस देश के जितने विकार हैं, जितनी दरिद्रता है, जितना मलेक्षपन है, वो दूर हो। सबका ध्येय तो एक ही है। इसलिए जरूरी है कि न्यूनतम सहमति के साथ छोटे मोटे मनमुटावों को भुलाकर सब लोग एक साथ मिलकर बैठें और इस तरह की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनके खिलाफ खड़े हों, और ये प्रकाशन जगत को भी संकेत दें, सूचना जगत को भी ये संकेत दें, और जो
प्रसारण उद्योग है उसको भी संकेत दें कि ऐसी लोकप्रिय और क्षणार्ध प्रवृत्ति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो सदियों पुरानी परंपरा की अमूल्य निधि को झाड़ू लगा दे और आज इतना महत्वपूर्ण काम हो रहा है विचार जगत में या सृजन जगत में, उसको वो दो कौड़ी का साबित कर दे और अपनी परंपरा को भुला लेने वाला समाज, उसको निकृष्टतम मानने वाला समाज अपने को इतना प्रभावी बना ले कि वो कहे कि हम ही ब्रह्म हैं, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। तो इस तरह की जो नादिरशाही की प्रवृत्ति है, जो एक तरह से समाज में, साहित्य में और मूल रूप से समूची संस्कृति के लिए विध्वंसकारी है, इस पर सामूहिक प्रतिरोध की जरूरत है और सब लोग एक साथ खड़े होकर विचार करते हुए जो मूल्य विपर्य की स्थिति पैदा हो रही है और इस तरह की कुत्सित मनोवृत्ति को हवा दी जा रही है, उस पर सोचना चाहिए, उस पर अंकुश लगाने के बारे में प्रयत्न करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी जो जनता है, जिसके लिए हम लिखते हैं और भ्रम पाले रहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, प्रेमचंद पढ़े जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा तो निराला मुक्तिबोध पढ़े जाएंगे, नागार्जुन पढ़े जाएंगे, आने वाला समय इस अर्थ में भी बहुत भयानक है कि जो गंभीर साहित्य था उसको पढ़ने वाली कई पीढ़ियां गुजर चुकी। अब जो पीढ़ी आ रही है उसमें जब परंपरा के प्रति आस्था ही नहीं बचेगी तो गंभीर साहित्य को पढ़ेगा कौन? और निश्चित रूप से वही पढ़ा जाएगा जिसको हवा दी जाएगी, जिस साहित्य को, जिस पुस्तक को, जिस लेखक को, जिस प्रवृत्ति को हवा दी जाएगी और उसको चलन में मान लिया जाएगा, उसको आइडियल बना दिया जाएगा, आदर्श बना दिया जाएगा, जाहिर है उसे ही पढ़ा जाएगा। और तब हम लोग इतना कुछ लिख के क्या करेंगे, किसके लिए लिखेंगे? इसलिए हम जो तीन लोग हैं, अनीता हैं, संजय जी हैं, हम हैं, ऐसे बहुसंख्यक लोग हैं अनेक पीढ़ियों में जो एक विचार के लिए, एक सपने के लिए, एक समरस समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन सबको एक जगह मिल बैठ के छोटे मोटे गतिरोधों को भुलाकर सोचना चाहिए कि आने वाले समय में हम अप्रासंगिक न हो जाएं, ऐसा बुरा दिन ना आए। इसलिए जरूरी है कि मिलें, बैठें और इस तरह के चलन के खिलाफ प्रतिरोध तैयार करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की इस गंभीर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। हिंदी समाज अपने लेखकों, कलाकारों को भूलने में देरी नहीं करता है, लेकिन साहित्य का काम है उन्हें याद रखना और याद दिलाना। क्या साहित्य ये काम कर रहा है? ऐसा क्यों है कि साहित्यिक बिरादरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और राजकमल चौधरी जैसे साहित्यकारों को बिसराती जा रही है? वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज इसी प्रवृत्ति पर चिंता कर रहे हैं। देखते हैं दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज मैं इस पर कुछ बात करना चाहता हूं कि अगर साहित्य का एक काम याद रखना और याद दिलाना है, तो ऐसा क्यों होता है कि स्वयं साहित्य में लगे हुए लोग यानी लेखक और पाठक कई ऐसे लेखकों को भूल जाते हैं, उनकी कृतियों को भूल जाते हैं जो एक जमाने में बड़ी महत्वपूर्ण थी और जिनका महत्व आज भी समझा देखा जा सकता है।
तो ये एक नैसर्गिक सा अवगुण है कि हमारी याद से बहुत लोग गायब होते रहते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका गायब हो जाना कोई ख़ास मायने नहीं रखता, लेकिन अगर लेखक और महत्वपूर्ण लेखक गायब हो जाए तो ये थोड़ी चिंता की बात है और हमें अपनी याद के बारे में कुछ सोचना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अपने समय में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में ख्याति थी। वो गद्यकार भी थे। उन्होंने दिनमान में बरसों साहित्य और कलाओं के बारे में लिखा, यानी साहित्य और कलाओं को लेकर पत्रकारिता की। उन्होंने एक बहुत प्रयोगशील उपन्यास भी लिखा था, सोया हुआ जल। बाद में उनकी मृत्यु के बाद उनकी रचनावली भी प्रकाशित हुई। जहां तक मुझे याद है, इस रचनावली के लोकार्पण इत्यादि का कोई आयोजन नहीं हुआ। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बाद में अपने उत्तर काल में बकरी नामक नाटक से भी बड़े प्रसिद्ध हुए। शायद उस समय तक उनका एक तरह का उग्र वामपंथी रुझान भी साहित्य में आ गया था। पर जो भी हो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से थे। उनका पहली पुस्तक अज्ञे जी ने प्रकाशित की थी, संपादित की थी, और वो तीसरा सप्तक में शामिल कवि थे। दूसरा उदाहरण राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी ने एक नैतिकता और सामाजिक संयम इत्यादि को लेकर बहुत ही विद्रोही प्रकृति के कवि थे। उनकी लंबी कविता मुक्ति प्रसंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है उस समय की, जब वो लिखी गई थी। अस्पताल में दाखिल थे और वहां से उन्होंने लिखी। वो एक अनूठी लंबी कविता है। इसके अलावा उन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया था। उन्होंने उपन्यास भी लिखे थे, कहानियां भी लिखी थी। संभवतः जीवन में अतिचार के कारण वो रोगग्रस्त हुए और उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। पर इसलिए उनको भुलाया जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। तीसरे कवि हैं कमलेश। कमलेश एक ख्याति तो उस समय साहित्य जगत में बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति की थी। वो समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के सचिव थे। वो कल्पना के संपादक रह चुके थे। जन के संपादन में हाथ बटाते थे और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और बहुत ही उत्तम कोटि के कवि थे। उनके जीवन काल में उनके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। उन्होंने रूस में लेखकों के साथ क्या हुआ और रूसी संस्कृति के साथ सोवियत व्यवस्था में क्या हुआ, इस पर एक बहुत मोटी लंबी किताब भी लिखी है, जो अनेक तरह के संदर्भों से युक्त है। उनको कोई याद नहीं करता। श्री राम वर्मा इलाहाबाद के थे, आजमगढ़ के थे, लेकिन इलाहाबाद में आके रहते थे। नई कविता के आरंभिक दिनों से वो उससे जुड़े हुए थे। नई कविता नामक पत्रिका जो जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देवनारायण शाही संपादित करते थे, उसके संपादन से भी जुड़े हुए थे और अपने तरह के विचित्र कवि थे। उनके यहाँ संस्कृत और
उर्दू और हिंदी सबको लेकर एक एक अपनी भाषा उन्होंने विकसित की थी। बहुत अच्छे गद्यकार थे, उनकी कहानियां भी छपी, संग्रह भी आए, उनको भी कोई याद नहीं करता। तो ये बात कष्टप्रद है कि हम अक्सर उन्हीं को याद करते हैं जिनके मरणोत्तर काल में उनके परिवार उनको याद करने की कोई व्यवस्था करते। ये साहित्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। याद अगर साहित्य का एक केंद्रीय तत्व है तो स्वयं साहित्यकारों पर वो लागू न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।